हेलो हेलो। इस आज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये एप्लीकेशन में हम जानेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पार्शल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या उपयोग होता है। वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस में उसका उपयोग क्या होता है, और एडियाबेटिक के बाद होता है कि ना आइसोकोरिक प्रोसेस में, उस आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, उसका उपयोग और उसका वैल्यू क्या आता है। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, उसका उपयोग और उसका वैल्यू क्या आता है। और आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, उसका वैल्यू और उसका उपयोग क्या होता है जानेंगे। जो थर्मोडायनामिकल जो प्रोसेस होता है उसमें पहले प्रोसेस हम चलो जानते हैं। पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में से फास्ट लॉ का उपयोग क्या होता है पहले हम जानेंगे। ओके। पहले क्या होता है ना, हम जाने थे कि फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि जो वैल्यू होता है, जो किसका ना, जो डेल क्यू इजकल फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्या होता है ना, जब हम एक सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होगा ना, क्या होगा ना, वो थोड़ा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाए, इसे थोड़ा ले जाएगा और थोड़ा क्या होगा ना, वो वर्क डन के तरह रिलीज कर देगा। मतलब क्या होगा ना, हम जब एक सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा ना, वो चेंज इन कुछ कुछ पार्ट क्या होगा ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा और कुछ पार्ट वर्क डन, सिस्टम वर्क डन करेगा। और हम जानते हैं उसको हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डॉट टीवी। डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डॉट डीवी। क्यों ना, हम जानते हैं वर्क चेंज इन वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हम इसका जो जाने थे उसका वैल्यू। ओके। अब चलो समझते हैं आइसोथर्मल इफेक्ट में उसका वैल्यू क्या क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। हम जानते हैं कि है ना, एक आइडियल गैस सिस्टम में क्या होता है ना, इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज होता है ना, वो क्या हो, इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज करता है वो डिपेंड करेगा, डिक्रीज होगा ना, वो टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। क्योंकि ना हम जानते हैं कि इंटर आइडियल गैस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वो हम जाने थे कि डेल यू क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन में डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एन होता है कांस्टेंट और सी भी होता है कांस्टेंट, टी होता है डेल टी। वो जो वैल्यू होगा इस आइसोथर्मल में कांस्टेंट होगा। ये प्रोसेस जानते हैं कि डेल यू इक्वल टू एन सी नंबर ऑफ मोल्स, एन सी भी चेंज इन स्पेसिफिक चेंज इन स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा ना, डेल टी जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा ना, और डेल यू का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम कैसे, आज डेल यू इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल यू जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि ना, चेंज जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे थोड़ा इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा और थोड़ा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो डेली इंटरनल एनर्जी हो वो जीरो है, तो जो तो क्या होगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। जब हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा ना, जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा ना, टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यह होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्या होगा ना, जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे तो वो वर्क डन को कन्वर्ट हो जाएगा। कितना अमाउंट का होगा वो हमको पता नहीं चला, इस ये है कि ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ड्रॉबैक से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आया।
अब चलो दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझते हैं, जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है उसका वैल्यू, फर्स्ट लॉ का इफेक्ट समझते हैं। चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस में क्या होता है ना, इन दिस प्रोसेस क्या होगा, नो हीट, क्या होगा ना, जो चेंज नहीं जो हीट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो जहाँ रहेगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ना ये जो सिस्टम का अंदर जो एक एडियाबेटिक वाल लगा है, तो क्या होगा ना, चेंज इन हीट, हीट सिस्टम से सराउंडिंग एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ओके, इन दिस प्रोसेस नो हीट, नो हीट एंटर्स और लिव सिस्टम एज इट वाज इंसुलेटेड, जो इंसुलेटेड किया गया है चारों तरफ से एडियाबेटिक वाल से, तो क्या होगा ना, जो हीट है वो सिस्टम का अंदर नहीं जा पाएगा और सिस्टम एंड सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा ना, डेल क्यू का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स से फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल क्यू जीरो हो जाएगा, तो इसको फिर क्या होगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको हम बाएं की तरफ आने से क्या होगा, नेगेटिव डेल यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। हम जैसे जाने थे कि ना, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, क्या होता है, जो वर्क पॉजिटिव होता है और उसका जो इंटरनल एनर्जी घट जाता है। देखो, क्योंकि ना इंटरनल एनर्जी घट जाता है, वर्क डन बाय सिस्टम में प्रेशर जो वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो उसमें क्या होता है ना, प्रेशर कमने से उसका जो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर है ना, वो भी घट जाता है। टेम्परेचर घट घट जो सिस्टम का अंदर जो हीट है ना, वो जो नहीं जा पाता है सराउंडिंग से, और एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और सराउंड सिस्टम कूल हो जाता है, और सिस्टम कूल हो जाता है और सिस्टम का टेम्परेचर है डिक्रीज होता है। तो क्या होता है ना, सिस्टम का टेम्परेचर हो जो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है। वैसे ही वर्क डन इन ऑन द सिस्टम में क्या होगा ना, टेम्परेचर उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो वैल्यू आता है वर्क डन, वो नेगेटिव होता है, और डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव होता है, वो वाइस वर्सा होता है। ओके, वर्क डन इन पॉजिटिव, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जो डेल क्यू का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और उसका इंटरनल एनर्जी हो डिक्रीज हो जाएगा, और सिस्टम कूल हो जाएगा। वैसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा ना, जो क्योंकि ना इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या होगा ना, उसका जो 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 टेम्परेचर जो घट वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ना प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा ना, जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, और सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा, और वो जो सराउंडिंग को नहीं जा पाएगा। ओके, इससे क्या होगा ना, वर्क डन पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क डन में जो क्या होता है ना, जो इंटरनल एनर्जी घट घट घटता है, और नेगेटिव वर्क डन में इंटरनल एनर्जी एनर्जी बढ़ता है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे, कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है ना, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। चेंज इन वॉल्यूम का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। हम जाना है, तो वर्क डन चेंज इन वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट कर देंगे, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो क्या होगा ना, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू जीरो हो जाता है। डेल डब्ल्यू जब जीरो हो जाएगा, तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू हो जाएगा। तो ये क्या होगा ना, ये आप जब हम एक हीट जब देंगे सिस्टम को, तो हीट इज ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, जो हीट ऑब्जर्व होकर इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और वर्क डन कुछ नहीं हो पाएगा सिस्टम में कि उसका वैल्यू। ओके, जब हम एक सिस्टम को हीट देंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
और ये प्रोसेस वाइस वर्सा भी होता है। नेगेटिव इंटरनल एनर्जी देने से वो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर, अगर सिस्टम से हम हीट को रिलीज कर लेंगे तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी घट जाएगा। ये वाइस वर्सा होता है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, क्या होता है ना, जिसमें क्या होता है ना, ये इनिशियल स्टेट का ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टेट में आया था फिर वही स्टेट को ये डिपेंड करता है। बहुत सारा स्टेप को देखकर वो पहला स्टेट को ही आता है, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंडिंग करेगा। हम जानते हैं कि डेल क्यू जो होता है ये क्या होगा ना, जीरो होगा, क्योंकि ना एक साइकिल प्रोसेस में ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा ना, डेल यू जो होता है वो उसका वैल्यू क्या होगा ना, जीरो होगा, क्योंकि ना वो फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको हम लिख, डेल यू जीरो होगा तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसको पुट करने से क्या होगा ना, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू क्या होगा ना, जब हम टोटल एक सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा ना, और ये टोटल क्या होगा ना, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। क्या, जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो वो टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ना जो डेल्टा यू है, जो इन क्या डेल्टा यू है ना, जो इंटरनल एनर्जी, वो इनिशियल और एक क्या होता है ना, साइक्लिक जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन को डिपेंड नहीं करेगा साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा ना, इसके बाद क्या होगा ना, चेंज इन हीट क्या होगा ना, टोटल कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल वर्क डन को कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक है, कितना अमाउंट का वो वर्क में कन्वर्ट हुआ है वो नहीं पता किया गया है इसमें। ओके, एक क्योंकि ना ये टोटल एनर्जी टोटल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा टोटल एनर्जी टोटल वर्क डन में कन्वर्ट 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, हीट देते हैं, थोड़ा बच कर इंटरनल एनर्जी में जाता है। लेकिन ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स समझ कर नहीं पाया है, तो ये उसका ड्रॉबैक हुआ है। अब जानते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है ना, जो चेंज इन प्रेशर है वो जीरो हो जाता है। हम जब फास्ट लॉ हम वर्क डन जानते हैं, क्या होता है चेंज इन वर्क डन, क्या होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम का हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वॉल्यूम फ्रॉम फाइनल टू वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NR डेल टी, उसको हम इसे लिखते हैं V2 एन T2 माइनस T1। ओके, उसका हम ऐसे ही लिखेंगे W को जो NR T2 माइनस T1, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। W इक्वल टू N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है गैस कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता है, आज टेम्परेचर चेंज इंटरनल एनर्जी। तो क्या होगा ना, जब हम क्या करेंगे ना, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका जो इंटरनल चेंज एनर्जी भी चेंज होता है, हम जानते थे। तो क्या वो क्यों ना टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके इंटरनल एनर्जी के ऊपर। ओके, हम जो रिलेशन जानते हैं डेल इक्वल टू NC/V डेल्टा टी। ओके, हेंस क्या होता है ना, हीट हम देते तो क्या होगा ना, जो डेल क्यू क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू क्या होगा ना, हेंस जो हम जो हीट दे तो जो सिस्टम को, तो क्या होगा ना, तो पार्शियली क्या होगा ना, और थोड़ा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और थोड़ा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में यही होता है, जब हम हीट देते हैं तो पार्शियली
इंटरनल एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कितना अमाउंट का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कितना अमाउंट का वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता पाया है। तो ये उसका ड्रॉबैक्स है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा कुछ समझ में आता था। थैंक्स यू।